दोस्तों, नासा की जानिब से चांद पर भेजा गया स्पेसक्राफ्ट जो कि जमीन से तकरीबन 3,22,000 किलोमीटर दूर निकल चुका था, यानी कि वो चांद से तकरीबन सिर्फ 60,000 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन इसी दौरान स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसने जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल टीम के पैरों के नीचे से भी जमीन खींच ली। ये ब्लास्ट क्यों हुआ और इन एस्ट्रोनॉट्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिर फिर कैसे इन्हें स्पेस से रेस्क्यू किया गया, इस मिशन से जुड़ी हर छोटी डिटेल को कवर करने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम टीवी की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि ये अपोलो है क्या। 1960 में नासा ने इंसानों को चांद पर भेजने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जिसको अपोलो का नाम दिया गया और सबसे पहला मिशन अपोलो 11 था जब नासा ने 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को चांद पर भेजा जिसके कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। जी दोस्तों, ये वही इंसान था जिसने चांद पर पहला कदम रखा था। इस मिशन की कामयाबी के बाद ऐसे ही नासा ने 14 नवंबर 1969 को अपोलो 12 को चांद पर भेजा और इस मिशन में भी वो कामयाब रहे। अब बारी थी अगले मिशन यानी अपोलो 13 की। लेकिन दोस्तों, बताता चलूं कि मून लैंडिंग मिशन सक्सेस होने के बाद अमेरिका में लोग इस मिशन को लेकर कुछ खास एक्साइटेड नहीं थे। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे जिनमें पहले नंबर पर मिशन कमांडर जेम्स लोवेल थे और उनके साथ 2 मॉड्यूल पायलट्स थे जिनमें जॉन स्विगर्ट और फ्रेड हेस शामिल थे। और दोस्तों, इस क्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने 50 मिनट का एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करके जमीन पर भेजा जिसमें वो दिखा रहे थे कि कैसे ये कम ग्रेविटी में रहते हैं, लेकिन किसी भी बड़े चैनल ने इसे एयर नहीं किया। ये स्पेसक्राफ्ट 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा में मौजूद कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस मिशन की सुपरविजन ह्यूस्टन में मौजूद जॉनसन स्पेस सेंटर कर रहा था। और दोस्तों, अपोलो 13 को चांद पर भेजने का मकसद मजीद एक्सप्लोरेशन करना था। सबसे पहले हम इस स्पेसक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे जिसमें पहले नंबर पर ये कोन की तरह दिखने वाला हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता है और ये वो हिस्सा है जिसमें एस्ट्रोनॉट सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं। दूसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल कहलाता है जिसका काम चांद पर लैंड करना और एस्ट्रोनॉट्स को चांद से वापस ले जाना होता है। तीसरा हिस्सा सर्विस मॉड्यूल कहलाता है जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक्स मौजूद होते हैं। और दोस्तों, फिर प्लान किया गया कि ये पूरा स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और फिर इसी दौरान 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में बैठकर इसे स्पेसक्राफ्ट से अलग कर चांद पर लैंड करेंगे और फिर एस्ट्रोनॉट्स चांद से रिक्वायर्ड सैंपल्स कलेक्ट करके वापस लूनर मॉड्यूल में बैठकर चांद के ऑर्बिट में मौजूद स्पेसक्राफ्ट से अटैच होंगे और वापस अर्थ की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च हुए 55 घंटे गुजर चुके थे और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जमीन से 3,22,000 किलोमीटर दूर निकल चुका था। ह्यूस्टन में मौजूद मिशन कंट्रोल टीम इन्हें हर थोड़े टाइम बाद कुछ कमांड्स देती थी क्योंकि दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट में बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी था और इन्हीं कमांड में से एक कमांड क्रायोस्टायर थी जिसका मतलब ये था कि अब स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को रूटीन के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक का लेवल चेक करना था। और दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स ने इस कमांड को फॉलो करते हुए जैसे ही ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए एक बटन प्रेस किया तो एक ब्लास्ट हुआ और इन्हें एक बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ। अब दोस्तों, इस एक बटन की वजह से अपोलो 13 मिशन बुरी तरह से फेल होने वाला था। इस ब्लास्ट की होते ही इन्होंने फौरी तौर पर मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट किया और ये कहा। और दोस्तों, देखते ही देखते मास्टर अलार्म और इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। दूसरी तरफ मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट का रियल टाइम डाटा निकाला तो पता लगा कि 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स का आपस में मिल जाने की वजह से एक ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह ब्लास्ट हो चुका था। लेकिन फिर एक ऐसी न्यूज सामने आई जिसने पूरी मिशन कंट्रोल टीम को हिलाकर रख दिया। वो चीज ये थी कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर तो फटा ही था लेकिन उसके साथ साथ दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर भी लीक हो गया था जो कि तेजी से खाली हो रहा था और 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी फट चुकी थी। और दोस्तों, अब इन्हें इस चीज का यकीन हो गया था कि ये एक बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं। लेकिन इन मसलों से भी बड़ा एक और मसला पेश आ गया, वो ये कि इस ब्लास्ट की वजह से इस स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई थी जिसका मतलब साफ था कि अगर जल्द ही इन्होंने अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं की तो ये डीप स्पेस में कहीं खो जाएंगे जहां से इन्हें रेस्क्यू करना इम्पॉसिबल था। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल चुकी थी और हर चैनल पर बस यही न्यूज चल रही थी। अब दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बाकी थी कि वो कमांड मॉड्यूल को अब 15 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता था और फिर फैसला किया गया कि इन एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि दोस्तों, लूनर मॉड्यूल में भी सेपरेट से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, ये लूनर मॉड्यूल सिर्फ 2 लोगों के हिसाब से डिजाइन की गई थी तो नासा के इंजीनियर्स ने कैलकुलेशंस की और बताया कि ये ऑक्सीजन इन तीनों को 2 दिन का बैकअप दे सकती है और इन तीनों को लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और इसीलिए इनको लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी असल सवाल ये था कि इन्हें वापस जमीन पर कैसे लाया जाएगा। तो दोस्तों, इनके पास सिर्फ 2 सॉल्यूशंस थे। एक ये कि मेन इंजन को इस्तेमाल में लाते हुए ये पूरे स्पेसक्राफ्ट के साथ अर्थ की तरफ आए, लेकिन ये मेन इंजन भी लास्ट फ्यूल सोर्स पर चल रहा था। लेकिन इंजीनियर्स को कहीं ना कहीं ये डर था कि रास्ते में आते हुए कहीं ये इंजन भी बंद ना हो जाए। और दूसरा ऑप्शन ये था कि चांद की ग्रेविटी को यूज करते हुए स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ धकेला जाए जिसमें पावर का यूज भी कम होगा।
और फिर नासा ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। लेकिन दोस्तों ये काम इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था, क्योंकि जब क्राफ्ट चांद की ग्रेविटी को यूज करके चांद का एक चक्कर लगाएगा तो उसे चांद के ऑर्बिट से निकलकर अर्थ की तरफ धकेलना होगा, और ये काम लूनर मॉड्यूल के इंजन की मदद से किया जाना था। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लूनर मॉड्यूल का काम सिर्फ चांद पर जाकर वापस क्राफ्ट तक आना था, और दोस्तों लूनर मॉड्यूल से यह काम पहली दफा लिया जाना था, तो इसीलिए इस काम में शदीद रिस्क था। और दोस्तों दूसरी तरफ मिशन कंट्रोल टीम ने एस्ट्रोनॉट्स को कैलकुलेशंस भेज दी, और फिर प्लान के मुताबिक चांद का पूरा चक्कर लगाने के बाद इन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर क्राफ्ट का इंजन 35 सेकंड के लिए बंद कर दिया, जिससे इनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो गई। अब दोस्तों 2 दिन बाद 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ के बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों अर्थ में री एंट्री करते वक्त वहां फ्रिक्शन की वजह से जो हीट पैदा होती है, उस हीट से बचने के लिए कमांड मॉड्यूल की एक तरफ हीट शील्ड लगी हुई थी, जो कि कमांड मॉड्यूल को री एंट्री के दौरान हीट से सेव करती थी। लेकिन दोस्तों मसले की बात यह थी कि इसे इसके लिए एक पर्टिकुलर एंगल पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होना होता है, क्योंकि अगर एंगल ज्यादा हुआ तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराकर वापस स्पेस में बाउंस बैक हो जाएगा। और दोस्तों अगर एंगल थोड़ा सा भी कम हो जाए तो इस स्पेसक्राफ्ट के जलकर राख हो जाने का शदीद रिस्क था। अब री एंट्री के दौरान इस एंगल को कमांड मॉड्यूल में बैठकर सेट किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से ये कमांड मॉड्यूल पूरी तरह बंद पड़ा था। इसलिए जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल टीम ने सारी कैलकुलेशंस भेजी, और फिर 2 एस्ट्रोनॉट्स ने इस क्राफ्ट को मूव करने वाले हैंडल्स को संभाला और एक ने घड़ी पर नजर रखी, और दोस्तों इन्होंने कामयाबी से क्राफ्ट का एंगल सेट कर लिया। और दोस्तों अब इन्होंने जो बिजली बचाई थी उसका यूज करते हुए इन्होंने कमांड मॉड्यूल को ऑन कर लिया। अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले इन्होंने अपोलो के सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग कर दिया, और ये एक रूटीन प्रोसीजर था, क्योंकि हर अपोलो मिशन में सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही जमीन पर आता है। जब अपोलो का सर्विस मॉड्यूल क्राफ्ट से दूर जाने लगा तो एस्ट्रोनॉट्स ने इसकी तस्वीरें भी खींची। इन तस्वीरों में धमाके से हुए डैमेजेस साफ दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों फिर कुछ ही देर बाद लूनर मॉड्यूल को भी स्पेसक्राफ्ट से पूरी तरह अलग कर दिया गया। दोस्तों री एंट्री के दौरान हीट की वजह से कमांड मॉड्यूल का कनेक्शन 3 मिनट तक मिशन कंट्रोल टीम से टूटा रहा, तो ये लोग समझ रहे थे कि शायद ये लोग मर चुके हैं। लेकिन फिर 3 मिनट बाद अचानक से इन्होंने रेडियो पर कांटेक्ट किया और इन्होंने बताया कि ये कैसे अर्थ में सेफली एंटर हो चुके हैं। अर्थ में एंटर होते ही इन्होंने अपने पैराशूट्स ओपन कर दिए, जिसकी फुटेजेस आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। दोस्तों ये मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में लैंड कर गया था, जहां यूएस नेवी इनको रेस्क्यू करने के लिए पहले से ही मौजूद थी, और दोस्तों इसी के साथ इनको इस तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।